हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। और त्रिपाठी क्लासेस में लूसेंट जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। मौर्य वंश चल रहा था, तो मौर्य साम्राज्य में हमने देखा कि जो पहले राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद बने बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो राजगद्दी पे कौन बैठे, अशोक। तो इसमें फर्स्ट लाइन यही है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अगला है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक कब मगध की राजगद्दी पर बैठा, 269 ईसा पूर्व में। अगला है, उस समय वो कहाँ के राज्यपाल थे, अवंती के। फिर है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिला, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अगला है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में। और प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी टू भी कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। अशोक के दरबार में एक राजदूत भेजा, किसने, टॉलमी टू ने। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो आप सभी को पता होगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विष्णु झोपड़ी था। तो 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया, अशोक ने करवाया। अगला है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। तो अशोक के शासनकाल से आप कह सकते हो कि सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ। अगला है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पश्चिम ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेखन अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो अगर बताया जाए कि ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, भारत से। ग्रीक और अरमाइक लिपि ये इसके अभिलेख कहाँ पे मिले हैं, अफगानिस्तान में। और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख थे वो अलग अलग किस पे हैं, लिपियों में है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर भारत में इनके अभिलेख है। अगली बात है, ये जो अभिलेख थे ये कितने भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, कितने प्रकार के थे ये, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब देखिए, अशोक ने सबसे पहले शिलालेख की बात होगी। अशोक ने शिलालेख की खोज 1750, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेलेंथर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किसने अशोक के शिलालेख की खोज करी थी, पादरेटी फेलेंथर ने की थी 1750 में। और एक और क्वेश्चन है कि इसके शिलालेख कितने थे, अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई, जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे वो किसने पढ़े, जेम्स प्रिसेप ने पढ़े 1837 में। अब बात आती है इनके महत्वपूर्ण अभिलेखों की। जो इनके शिलालेख थे उनके महत्वपूर्ण अभिलेख, जो पहला और दूसरा, देखिए पहला अभिलेख क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है पहले अभिलेख में।
जो पहला शिलालेख था, टोटल 14 शिलालेख थे, उनमें से जो पहला था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अगला है दूसरा शिलालेख। इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो अशोक ने ये इसमें लिखा है कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका उल्लेख उसने दूसरे शिलालेख में किया है। और ये वाला जो शिलालेख है ये देहरादून में कालसी नामक स्थान में है। कौन सा वाला, दूसरा वाला शिलालेख। तीसरा शिलालेख तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आते सीधे 7वां और 8वां जो अभिलेख है इसमें क्या है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 11वां अभिलेख इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां अभिलेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन। तो 13वां जो अभिलेख है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में है। तो 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। किसमें, 14वें शिलालेख में। तो ये 14 शिलालेख कंप्लीट हो गए। तो अगला है अशोक ने के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या टोटल कितनी है, 7 है। ठीक है। अब जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। लेकिन अगर शिलालेख की बात की जाए तो शिलालेख कितने हैं, 14 है। अब ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई, ये 6 अलग अलग स्थान हैं। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है, खासकर इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, तो यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को पहले कहाँ था, कौशाम्बी में, और अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। तो एक और इसमें रहता है कि कौशाम्बी का जो शिलालेख है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। टोटल 7 स्तंभ लेख थे, तो उसमें जो 7वां अभिलेख है सबसे ज्यादा क्या है, लंबा है। तो इतना काफी है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं अशोक के बारे में। इसमें अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी। अशोक के समय मौर्य समाज में प्रांतों की संख्या 5 थी। टोटल 5 प्रांत हुआ करते थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो चक्र किसे कहा जाता था उस समय, प्रांतों को कहा जाता था। और ग्राम का मुखिया ग्रामनिक हुआ करता था। ठीक है, अब सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, लेकिन जो युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करता था सेना का उसको कहा जाता था नायक। ठीक है, अगला है मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय व 6 सदस्यीय समितियां क्या करती थी। मैगस्थनीज जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका, उन्होंने क्या बोला है, मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। गुप्तचर मतलब गूढ़ पुरुष तथा एक ही स्थान में रह के कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था, संस्था कहा जाता था।
और जो गुप्तचर इधर उधर भ्रमण करके अपने कार्य किया करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। राजुक, राजुक किसे कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती देने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। अगला है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया है। दार्शनिक, पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो नंद वंश के विनाश करने में किससे सहायता ली थी? उन्होंने प्रवर्तक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो और यहाँ से शुरू हो जाता है ब्राह्मण समाज। कहाँ से? शुंग वंश से। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।